Hello everyone. Now we'll continue our asthma topic by the types. So हमारी एस्थमा है वो 4 टाइप्स की है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन उसे एक्टिवेट कर रहा है। जो एटॉपिक एस्थमा है दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप 1 इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो यहाँ पे होती है। ये जो है ये चाइल्डहुड में शुरू हो जाती है या फिर इसके अंदर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है कि हाँ मेरे इसको है फलाने इसको है, तो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। और ये जो है अटैक्स ये ट्रिगर होते हैं एलर्जन से। एलर्जन इज़ लाइक डस्ट, पॉलन, कोई भी फूड, कोई इन्फेक्शन। ऐसे जब आपको ऐसे एक आधी चीज़ होती है ना जो आपको उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। तो एटॉपिक एस्थमा में आप याद कर लो पॉलन डस्ट, ठीक हो गया। इस केस में एटॉपिक एस्थमा के केस में क्या होता है कि जो हम लोग स्किन टेस्ट करते हैं ना वो पॉजिटिव आता है। स्किन टेस्ट मतलब कि हमने क्या किया, उसको वो चीज़ इंजेक्ट की, जैसे मान लो हल्की सी, बहुत ही जैसे टेस्ट करने के लिए थोड़ी सी जगह पे हम लोगों ने पॉलन को भेजा और फिर वहाँ पे देखा अगर तो उसको एलर्जी होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि फ्लेयर, ऐसे रिएक्शन, व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन बोलते हैं उसको। व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन होना, रेडनेस सी हो जाएगी, ये रिएक्शन हो जाएगा इमीडिएटली। तो हमें पता लग जाएगा कि अच्छा इसको इस चीज़ की एलर्जी है। इसके लिए इसको डायग्नोस करने के लिए जो होता है दैट इज़ RAST, ये यूज़ होता है, रास्ट, दैट इज़ रेडियो एलर्जो सॉर्मेंट टेस्ट, जो कि क्या करता है, जो हमारे ब्लड के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ई को आइडेंटिफाई करता है कि कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट है, मतलब किसके खिलाफ है, वो कौन से एलर्जेंस हैं जिनके खिलाफ इम्यूनोग्लोबुलिन ई बना हुआ है। वो वाला टेस्ट जो है दैट इज़ रेडियो एलर्जो सॉर्बेंट टेस्ट। देन कम्स नॉन एटॉपिक एस्थमा। नॉन टॉपिक जो है उसके अंदर एलर्जन सेंसिटाइजेशन नहीं होती, और इसके अंदर जो स्किन टेस्ट है, ये जो हमने यहाँ पे भी स्किन टेस्ट किया ना जो पॉजिटिव आया, इस केस में स्किन टेस्ट भी नेगेटिव आता है। ये क्यों हो सकता है? इसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं जैसे वायरस के वजह से, राइनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, या फिर कोई एयर पॉल्यूटेंट, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब जो हैं ये ट्रिगर करते हैं, वायरसेस और पॉल्यूटेंट्स। उसमें क्या था, एटॉपिक में क्या था, एटॉपिक में था डस्ट और पॉलन। और नॉन एटॉपिक में फैमिली हिस्ट्री वगैरह है वो भी नहीं होगी। नॉन है तो फैमिली हिस्ट्री नेगेटिव, दूसरा स्किन टेस्ट नेगेटिव, ओके। एटॉपिक में दोनों पॉजिटिव। देन तीसरी चीज़ जो आती है दैट इज़ ड्रग इंड्यूस्ड एस्थमा। ड्रग मतलब कोई स्पेसिफिक ड्रग है वो एलर्जी कॉज कर रही है। इसमें जो मेजर एक ड्रग आपके दिमाग में आनी चाहिए वो है एस्पिरिन। एस्पिरिन इंड्यूस्ड एस्थमा जो है कॉमन है, राइनाइटिस करता है, नेजल पॉलिप्स, अर्टिकेरिया। तो ये होता क्यों है कि जो एस्पिरिन है वो साइक्लोऑक्सीजनेस को इनहिबिट करता है, साइक्लोऑक्सीजनेस को इनहिबिट करता है। COX जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है, इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो ख़राब होने की वजह से जो है एस्थमा ट्रिगर हो जाता है। देन लास्ट वन इज़ ऑक्यूपेशनल एस्थमा। ऑक्यूपेशनल में क्या होता है, जैसे कि फ्यूम्स वगैरह, प्लास्टिक वगैरह, कोई इंडस्ट्री में, डस्ट इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है जहाँ पे जो ऐसी केमिकल्स हैं उसकी वजह से कोई गैस है, टॉलुएंट जैसे गैस होती है वो इंसाइट कर सकती है, इसको ट्रिगर कर सकती है बेसिकली। तो दैट इज़ ऑक्यूपेशनल एस्थमा। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारी लेयर है एपिथेलियम में, साथ में ये यू शेप्ड गॉबलेट सेल्स हैं और ये हमारी एपिथेलियम है। नीचे यहाँ पे हमारे म्यूकस ग्लैंड्स हैं, नीचे यहाँ पे हमारी मस्कुलैरिस लेयर है। तो इस कर्शमैन स्पाइरल्स में क्या होता है, म्यूकस प्लग्स बन जाते हैं, बहुत सारा म्यूकस रिलीज होता है तो म्यूकस प्लग्स बन जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे म्यूकस ऐसे काफ़ी सारे म्यूकस इसने रिलीज़ की तो यहाँ पे म्यूकस प्लग बन गया। उसकी वजह से क्या होता है कि जो एपिथेलियम है वो डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती है और वो यहाँ से उखड़नी शुरू हो जाती है। तो ये क्या है, म्यूकस प्लग है, यहाँ पे म्यूकस प्लग बना, उस प्लग के अंदर जो एपिथेलियम शेड हुई है वो भी है। समझ गए कि एपिथेलियम और साथ में म्यूकस की वजह से जो एपिथेलियम शेड होती है वो उसके अंदर घुल मिल के बना देती है कर्शमैन स्पाइरल्स। सेकेंड जो है दैट इज़ चारकोट लेडन क्रिस्टल। चारकोट लेडन क्रिस्टल्स मतलब कि बहुत सारे इओसिनोफिल्स जो है ना, इओसिनोफिल्स में एक प्रोटीन है दैट इज़ गैलेक्टिन, वो बहुत होती है इओसिनोफिल्स। तो ये जो है क्रिस्टलॉइड जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसे हम बोलते हैं चारकोट लेडन क्रिस्टल्स। कि इओसिनोफिल्स जो हैं वो क्रश्ड हुए होते हैं तो उसे हम चारकोट लेडन क्रिस्टल्स बोलते हैं। देन एयरवे रीमॉडलिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। हाइपरट्रॉफी होती है मसल्स की, हाइपरट्रॉफी होती है म्यूकस ग्लैंड्स की, गॉबलेट सेल्स की, और साथ में जो फाइब्रोसिस एंड में जाके फाइब्रोसिस भी हो सकती है, और थिकनिंग ऑफ एयरवे वॉल। दीज ऑल कम अंडर मॉर्फोलॉजी। ये जो 3 चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजिकली। क्लिनिकल फीचर्स देखें तो
डिस्पनिया होता है, सिवियर डिस्पनिया होता है, वीजिंग साउंड्स आती हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की वजह से, म्यूकस प्लग्स की वजह से, जो क्या करते हैं, जिनकी वजह से म्यूकस प्लग्स वगैरह की वजह से एयर जो है वो ट्रैप होनी शुरू हो जाती है। अगर यहाँ पे म्यूकस के प्लग्स ऐसे जुड़ जाएं तो फिर अंदर जो एयर है वो तो ट्रैप हो जाएगी ना, तो अंदर डिस्टल वाले एरियाज़ में, जो नीचे नीचे वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे ट्रैप हो जाती है और फिर उसके बाद जो लंग्स हैं उनकी हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो प्लेट कर जाते हैं। ये जो अटैक्स होते हैं ये 1 से लेकर 2-3 घंटे या कुछ घंटों तक ही रहते हैं और उसके बाद अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। या थेरेपी दे दो, कोई वो जो थेरेपी होती है ना, जो स्प्रेज लेते हैं या कोई मेडिकेशन लेते हैं, तो उससे भी ठीक हो जाएगा। ना करो तो भी वो स्पॉन्टेनियसली कुछ घंटे बाद भी वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो स्टैटस एस्थमेटिकस है ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि ठीक नहीं होती, जिसको ठीक करने में हमें काफ़ी दिन या काफ़ी महीने, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, दिन भी लग सकते हैं। तो ये एक सिवियर फॉर्म है स्टैटस एस्थमेटिकस। इसमें तो आपको बोलने के लिए भी बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाती है, जैसे कि आप एक लाइन भी कम्प्लीटली बोल नहीं सकते, आपको इतनी सांस चढ़ जाती है उस केस में। ये थेरेपी को भी ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता, परसिस्ट करता है ये दिन और हफ्तों के लिए। तो इस केस में क्या हो सकता है कि हाइपर कैपनिया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो गया, म्यूकस प्लग्स है तो जो एयर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आई है वो बाहर नहीं जा पा रही, तो हाइपर कैपनिया हो गया, हाइपोक्सीमिया हो गया, ऑक्सीजन कम हो गई और एसिडोसिस हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर ज़्यादा हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है, तो एसिडोसिस हो गया। इन सब में हम क्या कर सकते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं ना, ब्रोंकोडायलेटर्स जैसे कि बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो दे सकते हैं, या ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स दे सकते हैं। ल्यूकोट्राइन्स जो होते हैं वो पोटेंट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वो कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, तो अगर हम लोग इसके इनहिबिटर्स देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। या फिर कुछ ऐसे एजेंट्स देना जो ब्लॉक करते हैं इंटरल्यूकिन 4 या इंटरल्यूकिन 5 को, क्योंकि हमने पैथोजेनेसिस में पढ़ा था ना 4, 5 और 13 है जो काम करते हैं, तो इनको इनहिबिट करने वाले जो एजेंट्स हैं वो भी इफेक्टिव हो सकते हैं। So yeah, this was all about asthma. If you have any query, you can ask, and if you like the video, please subscribe. Thank you.